हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा में। तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बदमाश कंपनी। इस मूवी में लीड रोल में शाहिद कपूर और अनुष्का शर्मा है। ये मूवी चार ऐसे लोगों की कहानी है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम साल 1994 का सीन देखते हैं जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। फिर हम करण और उसके दो दोस्त चंदू और जिंक को देखते हैं जो पहली बार बॉम्बे से बैंकॉक जा रहे थे, वो भी किसी और के खर्चे पर। एयरपोर्ट पर वो लोग आरसी नाम के आदमी से मिलते हैं जो उनको बैंकॉक भेज रहा था अपने पैसे लगाकर, ताकि करण और उसके दोस्त बैंकॉक से खूब सारी शॉपिंग कर सकें। उसके लिए आरसी इंपोर्ट की हुई चीज़ों को ब्लैक में बेचता है क्योंकि 1994 में सारी इंपोर्ट की हुई चीज़ें महंगी बिकती हैं। फिर हम बुलबुल को देखते हैं जो कि एक मॉडल बनना चाहती है और वो भी इन्हीं लोगों के साथ बैंकॉक जा रही है। फिर ये सभी लोग बैंकॉक पहुंचकर खूब सारी शॉपिंग करते हैं आर्ची के लिए। इसके बाद करण और बुलबुल साथ में बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो करण बुलबुल से कहता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एमबीए करूँ और कोई अच्छी जॉब ले लूँ, क्योंकि बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं जो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तो बुलबुल कहती है कि मेरा सपना भी है कि मैं एक टॉप मॉडल बन जाऊँ। फिर बैंकॉक से आने के बाद करण अपने घर पर होता है तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम एमबीए की तैयारी कर रहे हो या नहीं। इस पर करण कहता है कि पापा मैं एमबीए नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस करना है। करण के पापा उससे कहते हैं अगर तू एमबीए नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। तो करण कहता है कि पापा मैं आपकी तरह 8 घंटे की जॉब नहीं करना चाहता हूँ जिसमें आपको अपने बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं होती है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ किसी और का फ़ायदा होता है, आपका नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे लिए काम करें जिससे मुझे फ़ायदा हो, इसीलिए मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। करण की बात सुनकर करण के पापा उससे कहते हैं कि ठीक है, तुझे जो करना है कर, आज से मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा। इसके बाद करण और बुलबुल साथ में डेट पर गए होते हैं। फिर रात में जब करण घर आता है तो वह देखता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए करण की माँ को अपनी सोने की चूड़ियाँ बेचनी पड़ती हैं। ये सब देखकर करण को अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए करण चंदू और जिंक के साथ आरती से मिलने जाता है। करण आरती से बोलता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, इसीलिए अगर बैंकॉक जाना हो तो मुझे बोलना। आरती भी हाँ बोलता है। फिर वहीं जिंक आरती की शॉप में शूज़ ट्राई कर रहा होता है। तो जिंक आरती से पूछता है कि ये सारी जूतों की दुकानों पर सिर्फ एक पाँव का ही जूता क्यों रखा होता है ट्राई करने के लिए। इस पर आरती कहता है कि जूता ही एक ऐसा आइटम है जो अकेला कभी चोरी नहीं होता। अगर दोनों पैर के जूते साथ में हो तभी जूते की फुल वैल्यू होती है। एक पैर के जूते की कोई कीमत नहीं होती और एक पैर का जूता कभी चोरी भी नहीं होता है। ये बात करण भी सुन रहा होता है और वो आर्ची से पूछता है कि शूज़ पर कस्टम ड्यूटी कितनी है। तो आर्ची कहता है कि 120%। इसके बाद करण बुलबुल से कहता है कि उसके पास एक बिजनेस आइडिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पर बुलबुल मना कर देती है करण को। फिर बुलबुल मॉडलिंग के लिए अपना इंटरव्यू देने जाती है जहाँ पर वो लोग बुलबुल को काम देने के बदले फेवर मांगने लगते हैं। तो बुलबुल उनमें से एक आदमी के पैर में सीजर घोंप के वहाँ से भाग जाती है और करण को हाँ बोल देती है उसके साथ काम करने के लिए। फिर करण चंदू और जिंक को भी मना लेता है अपने साथ काम करने के लिए, पर अब करण को बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो यूएसए में रहने वाले अपने जैज़ मामा को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि वो जूतों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो शूज़ इंपोर्ट करवाएगा जिसके लिए उसे 20 लाख रुपए चाहिए। फिर करण के मामा उसे 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगले सीन में करण बुलबुल चंदू और जिंग दोबारा बैंकॉक जाते हैं रीबॉक कंपनी के शूज़ खरीदने के लिए। वहाँ पर करण 2000 जूतों का ऑर्डर देता है और सारे पैसे एडवांस में दे देता है ताकि जूतों की डिलीवरी 3 महीने की जगह 3 हफ्तों में हो जाए। वहाँ पर करण 1000 जूतों की डिलीवरी मद्रास में करवाता है और बाकी 1000 जूतों की डिलीवरी कलकत्ता में करवाकर वापस बॉम्बे आ जाता है। फिर 3 हफ्ते बाद करण और बुलबुल कलकत्ता के कस्टम ऑफिस में जाते हैं और चंदू को मद्रास के कस्टम ऑफिस भेजते हैं जूतों की डिलीवरी लेने के लिए। कलकत्ता पहुंचकर करण और बुलबुल जूते चेक करते हैं तो सारे जूते सिर्फ लेफ्ट पैर के ही होते हैं, क्योंकि ये करण का ही आइडिया था लेफ्ट पैर के शूज़ कलकत्ता भेजने का और राइट पैर के शूज़ मद्रास भेजने का, ताकि उन्हें कस्टम वालों को पैसे ना देने पड़े शूज़ इंपोर्ट करने पर। फिर करण वो माल क्लेम नहीं करता, ये कहकर कि मेरा तो भारी नुकसान हो गया, मैं सिर्फ लेफ्ट पैर के जूते लेकर क्या करूँगा। उधर मद्रास में चंदू भी शूज़ की डिलीवरी लेने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ राइट पैर के ही शूज़ थे। इसके बाद
करण और उसके फ्रेंड्स इंतज़ार करने लगते हैं कि कब कस्टम वाले ऑक्शन रखेंगे अनक्लेम्ड आइटम्स का। फिर करण अखबार में कस्टम की ऑक्शन के बारे में पढ़ता है और वो खुद मद्रास के कस्टम ऑफिस में ऑक्शन में जाता है और चंदू को कलकत्ता के ऑक्शन में भेजता है। ये दोनों ही मद्रास और कलकत्ता में बहुत ही कम बोली लगाकर शूज़ खरीद लेते हैं। फिर करण मद्रास से 1000 राइट पैर के जूते और चंदू कलकत्ता से 1000 लेफ्ट पैर के जूते लेकर बॉम्बे आ जाते हैं और एक पुराने गोडाउन में लेफ्ट और राइट पैर के जूते साथ में पैक कर देते हैं ताकि उसे दोबारा बेच सकें। इसके बाद करण और उसके फ्रेंड्स रीबॉक के वो शूज़ आर्ची को बेच देते हैं, जिससे इन्हें 10 लाख रुपए की कमाई होती है और ये लोग अपनी कंपनी का नाम फ्रेंड्स एंड कंपनी रखते हैं। एक दिन करण बहुत सारे पैसे अलमारी में रख रहा होता है तो उसके पापा उसे देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन सा बिजनेस कर रहा है तू और किसके साथ कर रहा है और पैसे कहाँ से आए बिजनेस करने के लिए। तो करण कहता है कि बिजनेस करने के लिए मैंने जैज़ मामू से पैसे लिए थे और मैं शूज़ इंपोर्ट करता हूँ फॉरेन से और आर्ची भाई को बेचता हूँ। आर्ची का नाम सुनते ही करण के पापा कहते हैं कि वही आर्ची जो गलत तरीके से पैसे कमाता है, तो उसके साथ काम कर रहा है। करण बोलता है पापा आर्ची की कस्टम नोटिफाइड शॉप है, वो कोई गलत काम नहीं करता है। करण के पापा उसको आर्ची के साथ काम ना करने के लिए बोलते हैं पर करण नहीं मानता, तो करण के पापा उसे घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। फिर करण गुस्से में घर छोड़ देता है। इसके बाद करण दोबारा शूज़ इंपोर्ट करवाता है और फिर से कस्टम ऑफिस में सिर्फ एक पाँव का ही जूता भिजवाता है, पर वहाँ पर एक ऑफिसर करण को पहचान जाता है, पर करण उस ऑफिसर को कमीशन देकर अपने साथ मिला लेता है। इसके बाद तो करण और उसके फ्रेंड्स इसी तरह कई बार रीबॉक के शूज़ इंपोर्ट करते हैं और कस्टम की नीलामी में कम दाम में वो शूज़ खरीद लेते हैं अलग अलग बेच बदल कर, जिससे ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन फिर अचानक गवर्नमेंट इंपोर्ट किए हुए गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा देती है, जिससे इनका काम रुक जाता है क्योंकि ये लोग इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाते थे। फिर ये चारों कोई और नया बिजनेस खोलने के बारे में सोचने लगते हैं और इसी के लिए ये सभी अमेरिका चले जाते हैं, जहाँ पर करण के जैज़ मामा इन सभी के रहने के लिए फ्लैट का इंतज़ाम करते हैं। करण अपने मामा से कहता है कि मामू, मैं यहाँ पर घूमने नहीं बल्कि सेटल होने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया से अमेरिका में क्या क्या इंपोर्ट होता है? तो करण के मामा बोलते हैं कि इंडिया से तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जैसे कि डायमंड्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, लेदर गुड्स हो गए, स्पाइसेस हो गया, गारमेंट्स हो गए। फिर करण अपने मामा से लेदर ग्लव्स इंपोर्ट करने वालों की लिस्ट मांगता है। इसके बाद करण और बुलबुल न्यूयॉर्क के सबसे बड़े ग्लव्स इंपोर्ट करने वाली कंपनी के मैनेजर से मिलने जाते हैं और उसको 2000 ग्लव्स सप्लाई करने का ऑर्डर लेते हैं, वो भी सिर्फ $8 के भाव में। करण 2000 ग्लव्स का ऑर्डर उस कंपनी को टाइम पर डिलीवरी कर देता है उसका विश्वास जीतने के लिए। ये देखकर वो मैनेजर करण को 1 लाख ग्लव्स का ऑर्डर देता है दोबारा। तो करण उससे कहता है कि हमें पेमेंट डिलीवरी के वक्त चाहिए। पहले तो मैनेजर पेमेंट करने से मना करता है पर बुलबुल के इंसिस्ट करने पर मान जाता है। फिर करण और उसके फ्रेंड्स जूतों की ही तरह राइट और लेफ्ट हैंड के ग्लव्स अलग अलग पैक करवाते हैं और उन्हें अलग अलग गोडाउन में रखवा देते हैं। और वो लोग जानबूझकर डिलीवरी नहीं करते हैं टाइम पर, जिससे कंपनी का मैनेजर बार बार उन्हें फ़ोन करता है, पर ये सब कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि डिलीवरी हो जाएगी, बस 2 दिन रुक जाओ। इसके बाद जब ये लोग ग्लव्स की डिलीवरी करते हैं तो मैनेजर जल्दबाजी में ग्लव्स चेक नहीं करता और इन्हें चेक भी देता है। और इससे पहले कि उस मैनेजर को पता चले कि उसके पास सिर्फ 1 लाख राइट हैंड ग्लव्स ही डिलीवर हुए हैं, करण वो चेक बैंक से कैश करवा लेता है। फिर जब उस मैनेजर को ये बात पता चलती है कि करण ने उसे धोखा दिया तो वो करण को फ़ोन करता है, पर करण फिर से बहाना बना देता है। फिर मैनेजर समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो परेशान बैठा होता है। तभी उसके पास जिंग एक बायर बन के आता है और उससे वो सारे राइट हैंड्स के ग्लव खरीद लेता है सस्ते दामों पर। फिर ये लोग राइट और लेफ्ट हैंड के ग्लव्स को साथ में पैक कर देते हैं और दोबारा सारे ग्लव्स उसी मैनेजर को बेच देते हैं $10 के हिसाब से। पर इस बार चंदू जाता है मैनेजर के पास ग्लव्स बेचने। इस बार मैनेजर हर एक ग्लव्स को खुद चेक करता है और तब जाकर वो चंदू को पेमेंट करता है और इस तरह उस मैनेजर को ये लोग 2 बार चूना लगा देते हैं। इस डील के बाद करण और उसके फ्रेंड्स को $1 मिलियन का प्रॉफिट होता है। फिर ये लोग उन पैसों को उड़ाना शुरू कर देते हैं। जिंग अपने पैसों को ड्रिंक करने में खर्च करने लगता है, वहीं चंदू लड़कियों के ऊपर खर्च करने लगता है पैसे, और करण कसिनो में जुआ खेल में अपने पैसे लगा देता है। जिंग भी कसिनो में होता है अपनी जीएफ लिंडा के साथ और वहाँ पर नशे में वो किसी से लड़ाई कर लेता है। तो करण चंदू को जिंग को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और खुद करण दोबारा कसिनो में जुआ खेलने आ जाता है, लेकिन करण कसिनो में अपने सारे पैसे हार जाता है।
फिर करण को उसके जैज़ मामा फ़ोन करके पूछते हैं कि तूने जिस कंपनी को ग्लव्स सप्लाई किया था वो कह रही थी कि तूने उनको गलत माल सप्लाई किया है और पुलिस तेरे बारे में पूछ रही थी मुझसे। तो करण कहता है कि मामू आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूँगा। इसके बाद करण और उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग ग्लव्स का बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि अब मार्केट में सभी को उनके फ्रॉड के बारे में पता चल गया था। तो बुलबुल कहती है कि हमें इंडिया वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। लेकिन तभी करण को एक दूसरा बिजनेस आइडिया आता है और वो बताता है कि बुलबुल एक घर खरीदेगी $1 लाख का, और उस घर को खरीदने के लिए बुलबुल बैंक से लोन लेगी और कुछ महीने बाद बुलबुल उस घर को बेचने के लिए मार्केट में डाल देगी और फिर वही घर जिंग खरीद लेगा बुलबुल से $2 लाख, और जिंग भी उस घर को खरीदने के लिए बैंक से ही लोन लेगा, क्योंकि बैंक मैनेजर को हम पहले ही उसका कमीशन दे चुके होंगे। इस तरह हमें $1 लाख का प्रॉफिट होगा। उसके बाद जिंग भी उस घर को मुझे बेच देगा, पर $4 लाख में, और इस तरह हमें इस बार $2 लाख का प्रॉफिट होगा। इस पर चंदू कहता है कि फिर बैंक के लोन का क्या होगा, उसे तो हमें चुकाना पड़ेगा ना बैंक को। तो करण कहता है कि हम बैंक का पैसा लौटाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम में से कोई एक दिवालिया हो जाएगा, जिससे बैंक सिर्फ वो घर जब्त करेगा अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो। इसके बाद ये सभी ठीक वैसा ही करते हैं जैसे करण ने कहा था। घर खरीदने के लिए ये लोग बैंक से लोन लेते हैं और उसी से पैसे कमाने लगते हैं। फिर ये सब पार्टी करने में बिजी होते हैं, जहाँ पर जिंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसके जीएफ लिंडा अकेली होती है। फिर अगले दिन लिंडा चंदू को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है, क्योंकि जिंग ने नशे में लिंडा के ऊपर हाथ उठा दिया था। इस पर करण और चंदू जिंग पर गुस्सा होने लगते हैं। करण जिंग से कहता है कि तू इतनी दारू पीता क्यों है, तेरी वजह से हमें दिक्कत होती है। जिंग करण की बात पर भड़क जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर जिंग करण से अपनी दोस्ती तोड़ लेता है और अपना प्रॉफिट लेकर अलग रहने लगता है। कुछ टाइम बाद करण के पास उसके मामा फ़ोन करके कहते हैं कि तुमने बैंक से लोन लिया है क्या। बैंक से फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे कि चंदू को कैसे जानते हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम मुझे भी कुछ बताओगे। तो करण झूठ बोल देता है कि मामू चंदू का स्टॉक में थोड़ा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से वो लोन की पेमेंट नहीं कर पाया और शायद इसीलिए बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। इसके बाद बुलबुल घर पर होती है तो करण का वकील वहाँ आता है। बुलबुल से पामेला कपूर नाम की लड़की के लिए चेक मांगता है, तो वकील से उसे मालूम चलता है कि करण ने ग्रीन कार्ड के लिए एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है, वो भी कोर्ट मैरिज। ये बात जानकर बुलबुल करण पर गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है। इस पर करण कहता है कि मैंने सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए ही शादी की है। यहाँ पर करण बुलबुल से भी झगड़ा कर लेता है, दोनों में बात बहुत आगे बढ़ जाती है। फिर बुलबुल भी करण को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। करण चंदू से मिलने जाता है। इसके बाद करण चंदू से मिलने जाता है तो वह देखता है कि लिंडा अब चंदू के साथ रहती है, उसने जिंग को छोड़ दिया है। चंदू करण से कहता है कि वो अब करण के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि चंदू अब वीडियो लाइब्रेरी खोल रहा है लिंडा के साथ मिलकर, इसलिए अब वो ये सब काम नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर करण चंदू पर भी गुस्सा हो जाता है और उससे भी झगड़ा कर लेता है। करण चंदू को सुनाने लगता है कि तुम लोग को अमेरिका लेकर कौन आया, मैं लेकर आया, मैंने पैसे लगाए बिजनेस करने में और तुम लोग मुझे छोड़ रहे हो। तो चंदू कहता है कि ये सब तुमने हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया, क्योंकि तेरा सपना था अमीर बनने का, हमारा नहीं, और तुझे सिर्फ हम पर भरोसा था, इसलिए तूने हमें पार्टनर बनाया था। इसके बाद करण अकेला पड़ जाता है और वो वापस इंडिया आ जाता है। जब वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली उसके पापा की कंपनी के किसी फंक्शन में बाहर जा रही है, जहाँ पर करण के पापा को 25 साल काम करने के लिए अवार्ड मिल रहा होता है। करण अपनी फैमिली को उसके बगैर ही खुश देखकर वापस अमेरिका चला आता है। अमेरिका में करण को उसके जैज़ मामा समझाते हैं कि तुझे अपने दोस्तों से दोबारा बात करनी चाहिए और बुलबुल को भी मनाकर घर ले आना चाहिए। करण यहाँ पर अपनी की हुई गलतियों पर पछता रहा होता है, लेकिन तभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है बैंक से धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में। फिर करण का वकील उसे कहता है कि अगर वो बैंक का 75% पैसा वापस कर देगा तो बैंक केस वापस ले लेगा। इस पर करण कहता है कि वो बैंक का सिर्फ 25% पैसा ही लौटा पाएगा, क्योंकि वो लोग 4 पार्टनर्स थे जिसमें पैसे बट गए। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है और वो अपना चंदू का और जिंग का पैसा करण को लौटा देती है बैंक को देने के लिए। इसके बाद करण 6 महीनों के बाद जेल से बाहर निकलता है और अब वो अपने मामू की ही कंपनी में काम करने लगा था, पहले वाले सारे काम छोड़कर। फिर एक दिन करण अपने मामा के साथ बाहर गया होता है और वहाँ पर करण को बुलबुल मिलती है जो प्रेग्नेंट होती है। करण बुलबुल से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और बुलबुल को वापस ले आता है। इसके बाद करण के मामा अपने ऑफिस में काफ़ी गुस्से में होते हैं और किसी पर चिल्ला रहे होते हैं फ़ोन पर। तो करण उनसे पूछता है कि क्या हुआ है,
तो करण के मामा कहते हैं कि मैंने इंडिया में मद्रास से ये शर्ट्स इंपोर्ट करवाई थी, जिसका कलर धोने के बाद चेंज हो जा रहा है और कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है। 1000-2000 शर्ट की बात होती तो मैं मान जाता, लेकिन 10 लाख शर्ट के पीसेज हैं और तो और हमारी कंपनी के शेयर्स भी नीचे गिर गए हैं। इस पर करण अपने मामा की हेल्प करने की बात करता है और उन शर्ट्स में से 7 शर्ट्स ले लेता है। करण के पास इस प्रॉब्लम के लिए भी एक आइडिया था, इसीलिए सबसे पहले वो चंदू के पास जाता है उसे वापस लाने के लिए, और चंदू भी मान जाता है। इसी तरह करण जिंग को भी मना लेता है अपने साथ काम करने के लिए। फिर करण चंदू और जिंग को अपने मामा की कंपनी के शेयर्स खरीदने को बोल लेता है, थोड़ा थोड़ा करके, और खुद उन 7 शर्ट्स को धोने चला जाता है, जिसमें वो पहली शर्ट को 1 बार और दूसरी शर्ट को 2 बार, तीसरी शर्ट को 3 बार और 7वीं शर्ट को, और इसी तरह 7वीं शर्ट को 7 बार धोता है, जिससे सभी शर्ट्स का कलर अलग अलग आता है। फिर इन्हीं शर्ट्स को लेकर करण कुछ बायर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये 7 शर्ट्स हैं, पर एक्चुअली में एक ही शर्ट है ये, क्योंकि इन शर्ट्स को धोने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे एक कॉमन मैन को 7 अलग अलग शर्ट्स पहनने को मिलेगा, वो भी केवल एक शर्ट के प्राइस में। करण की इस बात पर वो बायर्स शर्ट खरीदने को तैयार हो जाते हैं और करण को 5000 शर्ट्स का ट्रायल ऑर्डर देते हैं। करण के ही कहने पर बुलबुल वो सारे शर्ट्स के पीसेस स्टोर से खरीद लेती है और उन शर्ट्स को रोड पर छोड़ देती है जानबूझकर, क्योंकि करण के ही कहने पर चंदू ने लिंडा को वही शर्ट दी थी और लिंडा माइकल जैक्सन के ग्रुप में सीनियर डांसर है। इसीलिए जब माइकल जैक्सन वो शर्ट पहनकर अपना कॉन्सर्ट करता है तो ये बात अखबार में छपी होती है, जिसे देखकर सभी लोग अब इन्हीं शर्ट्स को पहनना चाहते थे, जिससे करण के मामा की कंपनी के शर्ट की सेल्स बढ़ जाती है और स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स भी ऊपर चले जाते हैं। इस तरह करण फिर से अपनी फ्रेंड्स एंड कंपनी को शुरू कर लेता है और लास्ट में हम देखते हैं कि अब उसके पेरेंट्स भी अमेरिका आकर उसके साथ ही रहने लगे हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।